मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आज उन 3 कानूनों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिनको लेकर के पूरे देश में तमाम तरह के आंदोलन हो रहे हैं। किसान भी काफ़ी नाराज हैं और सरकार के लिए भी ये एक परेशानी का सबब बन गया है। ये तीनों कानून किस तरह के हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके कारण किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश की जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ जो सरकार ने इन कानूनों का निर्माण किया है, उस संसद ने जिसने इस कानून का निर्माण किया है, उसकी स्थिति क्या होगी। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं इसके पहले कानून के ऊपर, जिसका नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। और इसके नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। किसानों की उपज, व्यापार व वाणिज्य संवर्धन व सुविधा प्रदान करना, ये जो कानून 2020 का है, जो सितंबर 2020 में फाइनली जो है संसद के द्वारा पारित हुआ और लागू हुआ, इस कानून पर सबसे पहले बात करते हैं। इस कानून में ये प्रावधान है कि अब कोई भी किसान, देश का कोई भी किसान, जरूरी नहीं है कि वो कृषि मंडी में जाकर के ही अपना अनाज बेचे, कृषि मंडी में जाकर ही अनाज बेचे, जिसको व्यापारिक तौर पर और कानूनी तौर पर एपीएमसी के नाम से संबोधित किया जाता है, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसको व्यवहारिक भाषा में मंडी भी कहते हैं। तो अब इसमें ये प्रावधान हो गया कि कोई भी किसान चाहे तो वो मंडी में जाकर के अपना अनाज बेचे और चाहे तो मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। और व्यापारी जो है वो जरूरी नहीं है कि मंडी में जाकर के ही किसानों से उपज खरीदें, वो चाहे तो उसके बाहर भी खरीद सकते हैं। अब देखिए, इसमें इस कानून में ये एक मुख्य प्रावधान है। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट का ये मुख्य प्रावधान हो गया कि व्यापारी जो है वो किसान से जो उनकी उपज है वो जरूरी नहीं कि मंडी में ही खरीदें, वो मंडी के बाहर भी चीजों को, यानी उपज को खरीद सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में अभी वर्तमान में 7,000 मंडियां हैं, 7,000, जिसको एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी कहते हैं। अब ये यहां पर क्या होता है कि ये जो मंडियां हैं, यहां पर किसान अपनी उपज ले जाते हैं और वहां पर जो भारत सरकार के द्वारा, यानी कि जो हमारी जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, या हमारी जो एक व्यवस्था है एमएसपी जारी करने की, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करने की जो व्यवस्था है, उसके तहत जो जारी की गई कीमत होती है, उससे कम कीमत पर आप उपज खरीद नहीं सकते। ये व्यवस्था मंडी में होती है। तो न्यूनतम समर्थन कीमत की बात वहीं आएगी जहां पर मंडी होगी। तो मंडी यानी कि एपीएमसी में जाना अब जरूरी नहीं रहेगा, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की भी बात जो है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगी। ये संदेह है किसानों के मन में, इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक्ट में जो बात कही गई है वो ये है कि अब किसान जो हैं वो मंडियों के बाहर भी अपनी चीज को बेच सकते हैं, व्यापारी बाहर भी खरीद सकते हैं। अब होता ये है कि जब व्यापारी मंडी में जाते हैं अनाज को खरीदने के लिए, तो उसके बदले में उस मंडी का कुछ शुल्क जमा करना पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ टैक्स, हर एक राज्य का एक टैक्स होता है, वो टैक्स जमा करना पड़ता है। तो जब वो टैक्स जमा करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उससे राज्य की भी आय होती है, और जो मंडी बोर्ड वगैरह होता है, जो मंडी होता है, उसकी भी कुछ व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलती है। तो इन सब व्यवस्थाओं से मंडी को संचालित करने में, यानी जो कृषि उपज मंडी है, यानी जो एपीएमसी है, उसको संचालित करने में मदद मिलती है। तो यहां पर बात यह आ गई कि आखिर इससे किसानों को नुकसान क्या हो रहा है, क्यों वो इतना आंदोलित है, क्यों वो नाराज हैं, इसको समझने की जरूरत है। इस प्रावधान में सरकार ने कहीं ऐसा तो नहीं कहा कि भाई आप जो है एपीएमसी में यानी मंडी में जाकर के फसल मत बेचिए, आपकी मर्जी है, आप मंडी में जाके बेचिए, आपकी मर्जी है, आप मंडी के बाहर बेचिए। व्यापारियों को भी ये छूट है कि वो मंडी में जाकर खरीदें या मंडी में बाहर खरीदें। तो फिर इसमें गुस्सा की क्या बात है, नाराज की क्या बात है? लेकिन बात है क्योंकि अब ये कानून बन गया।
और जब कानून बन जाता है तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे उस कानून की तरफ शिफ्ट होने लगती है। अब जब व्यापारियों के लिए ये बाध्यकारी नहीं रहेगा, कंपल्सिव नहीं रहेगा कि वो मंडी में जाकर के अनाज खरीदें, तो स्वाभाविक रूप से वो कोशिश यही करेंगे कि मंडी के बाहर ही व्यापार हो जाए, मंडी के बाहर ही अनाज खरीद लें। और जब मंडी के बाहर ही अनाज खरीदने लग जाएंगे तो स्वाभाविक है एमएसपी की बात भी थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी। सरकार ये नहीं कह रही कि हम एमएसपी नहीं देंगे, सरकार तो यही कह रही है, पूरा भरोसा दिला रही कि हम एमएसपी तो देंगे ही देंगे। जिन फसलों पर एमएसपी घोषित होती है, जो लगभग 2 दर्जन ऐसे क्रॉप्स हैं जिन पर एमएसपी घोषित होती है, हम आपको देंगे। लेकिन किसानों के मन में इस कानून के बनने के बाद ये एक डर पैदा हो जाता है कि धीरे धीरे जो हमारी जो स्थापित व्यवस्था थी मंडी की, वो कमजोर पड़ जाएगी, और उस मंडी के कमजोर पड़ने के कारण जो एमएसपी की व्यवस्था थी वो भी कमजोर पड़ जाएगी। तो ये जो समस्या है, इसी को लेकर के किसान आंदोलित हो जाते हैं और वो तमाम तरह के जो है आंदोलन की कार्रवाई और चीजें करने लग जाते हैं। तो सरकार को यहां पर भरोसा दिलाने से ही काम नहीं चलेगा, उनको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा किसानों के मन में कि एमएसपी की भी गारंटी है और मंडी भी बचा रहेगा। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि बिहार में किसानों की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति क्या है। अगर हम गांव में जाकर के जरा विजिट करें, गांव में जो किसान काम कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उनको अगर देखें, पंजाब और हरियाणा की बात थोड़ी अलग है। पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर जब ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा सबसे ज्यादा वहां मिला और गेहूं के उत्पादन में तमाम वृद्धि हुई। तो पंजाब और हरियाणा के किसानों को तो हमें धन्यवाद देना चाहिए, और वो वाकई अन्नदाता हैं कि उन्होंने उस परिस्थिति में जब अनाज की भारी कमी थी देश में, उन्होंने उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि की, और उस उत्पादन के कारण हमारा देश और पूरे देश के किसानों के प्रयासों से हमारे देश आज कृषि में आत्मनिर्भर है। हमें किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा है, और ये तो बहुत बेसिक चीज है, मूलभूत चीज है। छोटे से बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, महिला से पुरुष, और सरकार क्या और आम जनता क्या, सबको भोजन तो करना ही पड़ेगा ना, खाना तो खाना ही पड़ेगा, सब्जियां तो खरीदनी पड़ेगी, दाल चावल तो लाना ही पड़ेगा। इसीलिए ये सब हमारी मूलभूत आवश्यकता से जुड़ी चीज है। तो किसानों की समस्या को समझना और समझ करके उनको हल करना भी हमारी जरूरत बन जाती है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ वर्तमान में मजबूरी क्या है कि वे वो किसान हैं जो अपनी उपज का अधिकतम हिस्सा मंडियों में बेचते हैं, और पंजाब और हरियाणा में मंडियों की व्यवस्था भी बहुत सुचारू रूप से चलती है, और उनको एमएसपी या एमएसपी से अधिक कीमत उनको मिलती भी है। उससे उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी बेहतर होती है। बाकी राज्यों में मंडियों का संचालन इतना बेहतर ढंग से नहीं होता है। खासकर बिहार का मुझे उदाहरण पता है, जहां पर 2006 में कुछ नए कानून के द्वारा मंडियों का प्रावधान जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, और अब स्थिति यह है कि वहां के किसानों को पता ही नहीं होता कि एमएसपी क्या होता है, वहां के किसानों को पूरी जानकारी नहीं होती कि मंडी कहां होती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम कानून बना रहे हैं तो कानूनों में हमें चीजों को और स्पष्ट तौर पर हमें चीजों को उपलब्ध कराना पड़ेगा कि किसी के भी मन में कोई संदेह न रहे। दूसरी समस्या किसानों की क्या है कि 2004 में एक कमीशन बना था, एमएस स्वामीनाथन कमीशन, और ये एमएस स्वामीनाथन वही व्यक्ति हैं जिनको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जानते हैं, है ना, हरित क्रांति के लिए जानते हैं। अब ये जो हमारे एक महान व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से देश को जो है आत्मनिर्भर बनाया, उनका ये कहना था, इस कमेटी का ये कहना था कि अभी हमारे देश में क्या है, कम से कम किसानों को इतनी सुविधा तो मिले कि वो एक अपनी रीचेबल, मतलब लगभग ऐसी आसपास एक मंडी बने जिसमें कि वो अपना सामान जाकर, अपनी उपज जाकर बेच सकें। तो अभी जो स्थिति है,
अभी 75 किलोमीटर पर एक मंडी होनी चाहिए। ये एमएस स्वामीनाथन ने ये बताने के लिए कि भाई मंडी ऐसी जगह पे हो जहां पर चारों तरफ के किसान आकर के अपना सामान बेच सके और व्यापारी खरीद सके और सरकारी एजेंसी भी खरीद सके, एफसीआई भी खरीद सके। तो भी और वर्तमान में स्थिति क्या है, 500 किलोमीटर में एक मंडी है। तो आज जब 500 किलोमीटर में रेंज में एक मंडी मिलती है, एक एवरेज बता रहे हैं, तो आप ये सोचिए जब मंडी की अनिवार्यता कम हो जाएगी या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी तो ये मंडी की स्थिति कितनी बुरी होगी और लोग मंडी में क्यों जाएंगे, अनाज मंडी में क्यों जाएंगे, एपीएमसी में क्यों जाएंगे। तो ये सरकार की सोच ये है कि इस तरीके से हम जो कृषि उपज है उसको जो है बाजार के साथ जोड़ दें, मार्केट के साथ जोड़ दें। और इसमें दोनों तरह से लाभ हो सकता है। इसमें यह हो सकता है कि कुछ किसानों को लाभ मिले, वो अपनी अनाजों को जो है ज्यादा कीमतों पर बेच सकें, और कुछ किसान या बहुतायत किसान जो बहुत छोटे किसान हैं उनको रोजमर्रा की जिंदगी के लिए उनको पैसा कमाना होता है, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए उन्हें पैसा चाहिए होता है। तो ऐसे किसान ऐसे व्यापारियों के साथ कैसे बार्गेनिंग कर पाएंगे कि आप मेरे फसल की ये कीमत दीजिए, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में होगा ये कि जो सरकार एमएसपी डिक्लेयर करेगी भी तो वो एमएसपी केवल कागजों में रह जाएगा और किसान एमएसपी से काफी कम कीमतों पर अपना अनाज बेचने को मजबूर होंगे। हाँ, कुछ किसान ऐसे हो सकते हैं या कुछ परिस्थिति ऐसी हो सकती है जिसमें कुछ अनाज जो है एमएसपी या उससे ऊपर पर अपनी चीजों को बेच पाएंगे। तो यहां पर यही चीज ये एक समस्या बन जाती है कि नए कानून में हमने ये व्यवस्था नहीं की कि हम एपीएमसी को मजबूत कैसे करेंगे, हम एमएसपी को कैसे गारंटेड करेंगे। तो सरकार को, अगर हम इन्हें अन्नदाता कहते हैं, अगर हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं, तो मेरा तो यही सोचना है कि आखिर किसान मांग क्या रहे, आखिर किसान मांगते क्या है और आज तक मांगा क्या है, और वो जो मांग है उनकी, वो मांग तो बहुत आसानी से पूरी की जा सकती है। तो इसीलिए किसानों की मांगों को देखते हुए मेरा तो यही सोचना है कि उनकी मांगों पर बहुत ही सहानुभूति पूर्वक विचार करके और कानूनों में ये सारे प्रावधान करके एमएसपी की गारंटी देने से देश का ही भला होगा। अगर हम मंडी को व्यवस्था को और मजबूत करते हैं तो लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में विकास भी होगा, जो सरकार की मंशा भी है। तो मेरे विचार से तो न तो किसानों की मांग गलत है और न ही सरकार की दिशा गलत है, केवल उनको एक कोऑर्डिनेट करने की जरूरत होगी जो बहुत आसानी से की जा सकती है। हाँ, यहां पर एक बात हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि सरकार के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रेशर होता है। सरकार को सब्सिडी की जो लागत होती है उसे भी कम करने की जरूरत होती है, क्योंकि सब्सिडी अगर लगातार बढ़ते जाता है तो इसका इंपैक्ट क्या होता है कि हमारी जो फिस्कल डेफिसिट होती है, जो बजट में हम लोग देखते हैं राजकोषीय घाटा, वो राजकोषीय घाटा भी बढ़ता जाता है। तो सरकार के ऊपर यह दबाव आता है कि उस राजकोषीय घाटे को जो है लगातार कम करे, और राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए उन्हें सब्सिडी में कमी करनी पड़ती है। और हमारा जो एमएसपी होता है यह आउटपुट सब्सिडी जैसा होता है, और आउटपुट सब्सिडी को लेकर के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है देश के ऊपर जब डब्ल्यूटीओ की मीटिंग होती है उसमें लगातार दबाव बनाते हैं। इसके अलावा हमारे देश में फूड सिक्योरिटी एक्ट भी है। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत क्या करना होता है कि देश जो सरकारें होती हैं उन्हें अनाज का स्टॉक करके रखना पड़ता है, और जरूरत पड़ने पर जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं या एबव पॉवर्टी की लाइन के लोग हैं उन्हें एमएसपी से बहुत कम कीमत पर उन्हें जो है अनाज उपलब्ध कराना पड़ता है, तभी तो लोगों को जीवन यापन की सुविधा मिल पाएगी। ये तो मूलभूत आवश्यकता है और ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन इन सब तरीकों से सरकार के बजट पर भारी जो है दबाव पड़ता है, और इस दबाव के कारण सरकार की टैक्सेशन यानी जो कर लगाने की पॉलिसी है उसमें भी बदलाव लाना पड़ता है। तो इन सब चीजों को समझने के बावजूद भी एक बात ये स्पष्ट है कि आखिर इन दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है,
क्या सब्सिडी को कम करना इंपॉर्टेंट है, या WTO के दबाव में आकर के हमको अपनी पॉलिसी में बदलने की जरूरत है, या फिर हमें हमारा जो फूड स्टॉक होता है, जो हमारा जो बफर स्टॉक होता है, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। तो अगर किसानों की मांग और इन सब चीजों के बीच कंपेयर किया जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि किसानों की मांग पहली चीज हो गई, किसानों की डिमांड को पहले पूरा किया जाए, उनकी आवश्यकता को हम पूरा करेंगे तो वो हमारी आवश्यकता यानी देश की जनता की आवश्यकता, लोगों की भूख की आवश्यकता को भी वो पूरा कर पाएंगे। तो इसीलिए जब हम इन दोनों का जब हम वेट करते हैं, दोनों के भार को देखते हैं, तो किसानों की बात हमें ज्यादा सही लगती है और सरकार को भी इस दिशा में प्रयास करना है और करने की कोशिश चल भी रही होगी, जैसा मैं समझता हूं। इसके अलावा देखिए, एक MSP के ऊपर हमेशा बातचीत होती रहती है कि MSP जो है ये काफी अच्छा दिया जाता है, लेकिन जो MS स्वामीनाथन कमेटी ने जो बताया था कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, अब उसमें जो है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट में क्या होता है कि किसान जब कोई भी चीज उपजाता है तो उसमें उसकी फैमिली का लेबर लगता है, लेबर बाहर का श्रम लगता है, बीज, खाद, पानी, इन सब का खर्चा आता है। तो इन सब चीजों को जोड़ करके जो फसल को उपजाने की कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट में एक्स्ट्रा को जोड़ करके उनमें 50% या 100% एक्स्ट्रा बना करके उसको फसल को बेचने का जो है प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए MSP तैयार होता है। लेकिन हकीकत यह है कि MSP जो है उस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से काफी कम पर तैयार होती है। तो इसको लेकर के भी किसानों का कहना यह है कि भाई हमारे फसल, हमारी उपज तो इतनी अनसर्टेन है कि हमें पता ही नहीं होता कि आज जो हम फसल लगा रहे हैं वो 2 महीने बाद हो भी पाएगा कि नहीं। हम जो गेहूं लगा रहे हैं, हम जो चावल लगा रहे हैं, तो वो तो सब भगवान भरोसे हो रहा है। भाई मान लो गेहूं लगाया और जो है अचानक जो है खूब तेज बारिश हो गई, फसल तैयार ही नहीं हो पाया, उससे पहले ही चला गया। तो हमें बहुत ही कमजोर परिस्थिति में काम करना पड़ता है, और अगर सरकार ने भी अगर हमें कुछ गारंटी नहीं दी तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। और इसीलिए किसान इतने आंदोलित हैं और उनका कहना यह है कि भाई हमें जो है कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते तो MSP की गारंटी दे दीजिए, हमें कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो अनाज मंडी है वहां पर सुचारू रूप से हमें अपने अनाज को बेचने की जो है हमें मोहलत मिलनी चाहिए, और इस तरीके से हम बेहतर काम कर पाएंगे। इसके अलावा इस एक्ट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरे एक्ट पे चलते हैं। दूसरा एक्ट जो है वो क्या कहता है, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विसेज टू 2020, यानी कि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं सशक्तिकरण संरक्षण कानून 2020। इस कानून का मकसद क्या है? इस कानून का मकसद है कृषि क्षेत्र में ठेका पद्धति की स्वीकृति, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है ऐसा नहीं कि कोई बहुत नई चीज है, पहले से भी होता रहा है। कई कंपनियां हैं, कई उद्योग हैं, किसानों के साथ समझौता कर लेते थे कि भाई आप हमें ये उपजा करके दीजिए और उपजा करके दीजिए, और किसान खुशी खुशी करते भी थे, उनको एक निश्चित समय पर अच्छी कीमत भी मिल जाती थी। अब ये कानून के रूप में आ गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो इस कानून में जो प्रावधान है उन प्रावधानों के तहत ही काम करना होगा। तो इसमें पहली चीज तो यह है कि ठेका पद्धति यानी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको कानूनी रूप दे दिया गया। दूसरी बात यह है कि इसमें फसल की जो कीमत है उसको निश्चित पहले से कर दिया जाएगा। अब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी वो निश्चित कर देंगे, पहले से ही निश्चित कर देंगे कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये फसल उपजा के आप दोगे, चाहे आप गेहूं दोगे या चावल दोगे या कोई अन्य फसल दोगे, तो उसको जो आप उपजाओगे तो उसकी कीमत ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उसी कीमत पे दोगे, और उसमें समर्थन मूल्य की कोई बात ही नहीं है। अब वो फसल जो भी हो, चाहे जिस रेट पे वो सौदा करें, जिस रेट पे समझौता करें, वो उनकी मर्जी, लेकिन समर्थन मूल्य की बात वहां से गायब हो जाती है। अब इसके अलावा इसमें ये भी नहीं, इस कानून में ये चीज और स्पष्ट किया जा सकता था कि
फसल की उचित दाम मिले, किसानों को उचित दाम मिले, इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। तो वो प्रोसीजर का जो है वो भी उल्लेख कानून में बेहतर ढंग से नहीं है। तो यहां पर भी किसान थोड़े से दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि भाई एक तो आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी रूप दे दिया। अब जब व्यापारी जो होते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो कंपनियां हैं, जो उद्योग हैं, स्वाभाविक है वो ज्यादा स्मार्ट हैं, उनकी समझ ज्यादा, व्यापारिक समझ ज्यादा विकसित है, और हमारे किसान तो मुख्य रूप से अपनी उपज पर फोकस करते हैं, खेती पर फोकस करते हैं। तो यहां पर दिक्कत ये आ सकती है, किसानों के मन में ये दिक्कत आ रही है, ये संदेह हो रहा है कि इस एग्रीमेंट के कारण कहीं ऐसा ना हो कि हम मजबूर हो जाएं, उन्हीं कंपनियों से खाद भी खरीदना पड़ेगा, बीज भी खरीदना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है हमें और भी कुछ चीजें अगर चाहिए तो वो कंपनी हमें प्रोवाइड करेगी। और अगर हम वैसा जैसा कि ठेके में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, और वैसा नहीं कर पाए तो हो सकता है कंपनी रिजेक्ट कर दे और हमें पैसा ही नहीं दे, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये जो समस्या है, ये जो मन में एक संदेह बन गया, ये भी एक गंभीर समस्या बन गई है किसानों के लिए। तो इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे कि अगर आप ठेका भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो आपको जो कीमत तय की गई है वो एमएसपी से ज्यादा पे होगी, ये तय करना पड़ेगा। यानी सरकार को कानून में ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कॉन्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एमएसपी से ज्यादा पे कीजिए। उस कॉन्ट्रैक्ट करने में अगर कहीं कुछ समस्या हो जाती है, मान लीजिए उपज, क्योंकि भाई कई बार ऐसा होता है प्राकृतिक रूप से कोई कैलेमिटी आ जाती है, नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, फसल पे इंपैक्ट पड़ता है, किसान नहीं दे पा रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में कंपनियों और उद्योगों को क्या करना पड़ेगा, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो ये सब जो समस्या इस कानून में है, इसको लेकर के किसान आंदोलित होते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें फार्मिंग एग्रीमेंट जो है 1 साल से लेकर 5 साल तक कर सकते हैं। प्राइसिंग ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस, उसकी प्राइसिंग का जो तरीका है, उस तरीके को और स्पष्ट करने की जरूरत है। हाँ, एक और चीज है जो डिस्प्यूट रिड्रेसल को लेकर है, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई समस्या खड़ी होती है, तो उसको कैसे समाधान करेंगे, उसको समाधान करने का तरीका क्या होगा, इसके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे। तो इस कानून में ये व्यवस्था की गई है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कोई डिस्प्यूट होता है, तो आपको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास, एसडीएम के पास जाना है। एसडीएम क्या करेंगे? एक कॉन्सिलिएशन बोर्ड का गठन करेंगे, एक कॉन्सिलिएशन बोर्ड, यानी कि एक समझौता बोर्ड बनाएंगे, और वो समझौता बोर्ड जो होगा वो किसानों और कंपनियों के बीच जो विवाद है उसको देखेगी। अब ये जो कॉन्सिलिएशन बोर्ड होगा, ये कॉन्सिलिएशन बोर्ड ये तय करेगा कि किसानों की समस्या क्या है और व्यापारी या उद्योगपति या किसी कंपनी की प्रॉब्लम क्या है, दोनों की बातों को समझ करके वो फैसला करेंगे। अब यहाँ पर जो फैसला करने का काम है, यानी इन विवादों को हल करने का काम एक प्रशासनिक अधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और उनके द्वारा बनाया गया कॉन्सिलिएशन बोर्ड यानी कि समझौता बोर्ड के पास चला गया। अगर इस बोर्ड के फैसले से किसान या कंपनी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वो अपील कर सकते हैं कलेक्टर साहब के पास, 30 दिनों के भीतर कलेक्टर साहब के पास अपील कर सकते हैं। अगर फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते, तो फिर उसके बाद फिर उन्हें आगे का रास्ता अपनाना पड़ेगा, कोर्ट में जा सकते हैं या अन्य जगहों पे जा सकते हैं। अब यहां पर ये समस्या खड़ी हो जाती है कि किसान क्या हमारे देश का इतना ताकतवर है? भाई आप ये सोच के देखो, 86% फार्मर्स इन our country who have less than 2 acres land, 86% से ज्यादा किसान हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है। अब अगर वो इन विवादों में, इन कॉन्ट्रैक्ट्स में उलझते गए, तो इन विवादों में उलझने के बाद उनकी क्या स्थिति होगी, वो तो कभी गांव से अपने शहर में जाने का महीनों 2 महीनों में एक बार सोचते हैं। तो अगर उनको एसडीएम साहब के पास जाना है, फिर कॉन्सिलिएशन बोर्ड के पास जाना है, फिर कलेक्टर साहब के पास अपील करना है, तो वो बेचारे
बेचारा तो इसी में परेशान हो जाएगा। तो किसानों को यही समस्या है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर भी लें और कंपनी के साथ हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाए, तो हमें यह सुनिश्चित होना चाहिए कि भाई हमने जो उपजाया है उसकी कीमत हमें चाहे कुछ भी परिस्थिति हो हमें मिल ही जाएगी। ये गारंटी कौन देगा? ये गारंटी की व्यवस्था जो है हमें इस कानून में करनी पड़ेगी, अन्यथा किसानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी घाटे का सौदा होगा। अच्छा, एक चीज और है इसमें कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर कोई जो है कॉन्ट्रावीन करते हैं, अगर कानून का कोई उल्लंघन करते, कॉन्ट्रावीन करते, उल्लंघन करते, तो पेनल्टी भी है। और पेनल्टी कोई मामूली नहीं है, जो है नॉट लेस देन 25,000, 25,000 से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम 5 लाख तक हो सकता है। और अगर फिर भी डिले होता है, मान लो आपने नहीं माना फैसले को, जो फैसला दिया गया इन संस्थाओं ने, इन अधिकारियों ने, इन बोर्ड ने, और आपने नहीं माना, तो क्या होगा? आपके ऊपर जिस दिन से आपको ये पेमेंट करना था उसके आगे 5,000 रुपए पर डे फाइन भी लगने लग जाएगा। तो किसानों के दिमाग में ये बात आती है, अगर वो इन बातों को समझते हुए काम कर रहे हैं कि भाई ये तो मेरे लिए एक और टेंशन का काम हो जाएगा, तो इन बातों को, इन शिकायतों को, और ये जो मन में कंफ्यूजन और डर बना हुआ है, इसे भी दूर करने की जरूरत हमें पड़ेगी। अच्छा, सरकार भी अपनी तरफ से बातें कह रही है। सरकार ये कह रही है कि भाई आप किसान किसी भी समय बिना जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। ये बात सरकार कह रही है कि भाई आपको ऐसी मजबूरी नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करोगे तो आपको जुर्माना ही देना पड़ेगा। किसानों के पक्ष में ये बात सरकार कहने की कोशिश कर रही है। आपको और जो कंपनी है उसको समय सीमा में भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एग्रीमेंट फसल के लिए होगा, न कि जमीन के लिए, क्योंकि कई लोग ये भी बता रहे हैं, ये भी कई लोग जो है किसानों को कह रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो जाए कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे और बाद में वो कंपनी जो है तुम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाओगे तो जमीन ही तुम्हारी चली जाएगी। तो सरकार ये कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जो फसल उपजाओगे, आपको उस फसल की कीमत के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है या फसल के लिए किया जा रहा है, न कि जमीन के लिए। तो जमीन कौन लेगा आपका? सरकार ये भरोसा दिला रही है। सरकार ये कह रही है कि फार्मिंग एग्रीमेंट में कृषि उपज खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा, और जो फार्मिंग एग्रीमेंट होगा उसमें कंपनी किस कीमत पर फसल को खरीदेगी इसको भी हम दर्ज करवाएंगे। तो इसीलिए किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी कानून में जो बातें हैं उसको लेकर के किसानों के मन में ये डर है कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट की जो कानूनी प्रक्रिया रहती है उसको लेकर डर है। दूसरी जो कीमत होगी, वो कीमत जो होगी वो कम भी हो सकती है, तो एमएसपी की गारंटी नहीं होने का डर है। तीसरी चीज, अगर कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ना पड़ जाता है या कोई समस्या खड़ी हो जाती है, तो उस स्थिति में जब वो रिड्रेसल में जाएंगे, यानी जब शिकायत होगी और जब वो रिड्रेसल, तो वहां पर हमको जो प्रोसेस एडॉप्ट करना पड़ेगा उसको लेकर डर है। तो यहां पर किसानों को यह डर को दूर करना जरूरी है कि कानून आपके फेवर में बनाया गया है, और अगर आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप अन्नदाता हो भाई, आप तो देश को खाना खिला रहे हो, लोग तो आपके भरोसे जिंदा हैं, जी रहे हैं, आपको कौन नुकसान पहुंचाएगा? कौन सी कंपनी, कौन से उद्योग को इतनी हिम्मत है कि आपको नुकसान पहुंचा सके? ये जो भरोसा दिलाने की बात है वो कानून में करना पड़ेगा। और एक तीसरा एक्ट भी है जिसके बारे में चर्चा करना जरूरी है, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। वैसे एक पुराना एक्ट है जो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1955 का ऑलरेडी एक्ट है, जिसमें यह प्रावधान कर दिया गया था कि भाई एक किसी भी समय आप एक निश्चित स्टॉक से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते। किसी भी समय पर व्यापारियों या उद्योगों या कंपनियों को एक निश्चित स्टॉक से ज्यादा, जो हमारी जो खाने पीने की चीजें हैं जैसे दाल चावल है, प्याज है, आलू है, इनसे ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते थे। तो उसके लिए सरकार के अधिकारी तैनात होते थे। भाई ऐसा तो नहीं कि इन्हें ज्यादा स्टॉक कर लिया, और ज्यादा स्टॉक कर लिया तो उसमें सजा का प्रावधान होता था। अब देखिए इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है 2020 में। इसमें क्या कहते हैं,
सेंट्रल गवर्नमेंट में रेगुलेट द सप्लाई ऑफ सर्टेन फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, इंक्लूडिंग सीरियल्स यानी अनाज, ऑयल सीड्स जो ऑयल सीड्स होते हैं यानी कि तिलहन होते हैं, पोटैटोज आलू हो गया, प्याज हो गया, है ना, एंड ऑयल्स, और दूसरे कुछ फसलें होंगी जिनको रेगुलेट करेगी। कब रेगुलेट करेगी उसका प्रावधान है। अगर युद्ध हो जाए, वार की स्थिति हो जाए, अगर अकाल हो जाए, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज हो जाए, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई असाधारण रूप से कीमतें बढ़ जाए, अगर नेचुरल कैलेमिटी ऑफ ग्रेव नेचर, कोई बहुत नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, कोई ग्रेव नेचर का गंभीर प्रकृति का कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो इन्हीं स्थितियों में रेगुलेट करेगी। बाकी स्थितियों में लोग अपना स्टॉक रखें, जमा करें, सरकार को कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि यहां पर सरकार ने व्यापारियों को, उद्योगपतियों को यह छूट दे दी है कि आप अपने हिसाब से चीजों को, अनाज को, तेल को, प्याज को, आलू को आप स्टॉक कर सकते हैं। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं देश की जनता को भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन साथ ही साथ किसानों को भी एग्रीव्ड, यानी वो भी थोड़ा परेशान है कि यार हम लोग तो, यानी जो किसान हैं वो तो महीने 2 महीने तक अपना स्टॉक जमा करके नहीं रख पाते, क्योंकि हमें तो उपजाना है और बेचना है और खाना है। लेकिन ये व्यापारी तो कम कीमत पर चीजों को खरीद लेंगे, स्टॉक कर लेंगे, और जब इनको लगेगा तब वो चीजों को निकालेंगे, तब वो चीजों को बेचेंगे। तो सरकार का जो नियंत्रण है वो तो कमजोर पड़ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो कंट्रोल होगा वो या तो युद्ध के समय में होगा, या अकाल के समय में होगा, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई प्राइस राइज हो जाएगा, अचानक बहुत सारी जो प्राइस राइज हो गया, या नेचुरल कैलेमिटी, कोई ग्रेव नेचर का, कोई गंभीर प्रकृति का नेचुरल जो कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा हो जाए, तभी सरकार जो है कंट्रोल करेगी। तो स्टॉक लिमिट जो है, इसका जो कंट्रोल है वो सरकार के हाथ से सामान्य परिस्थितियों में चला जाएगा, और वो स्टॉक करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो व्यापारी जो है अपनी क्षमता और अपनी क्षमता को बढ़ा करके जो स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या हो सकती है। ये स्टॉक लिमिट में बी इम्पोज्ड ओनली इफ देयर इज 100% इंक्रीज इन रिटेल प्राइस ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसेस। अगर जो हॉर्टिकल्चर, जो बागवानी खेती होती है, जो फसल वगैरह या फल वगैरह होते हैं, जैसे सब्जी, फल, उनको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, तो हॉर्टिकल्चर के फसलों में अगर 100% राइज हो जाए तो फिर सरकार क्या करेगी? स्टॉक लिमिट को, कुछ कंडीशंस, कुछ स्टॉक लिमिट को कंट्रोल करने की बात कहेगी। और अगर 50% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस ऑफ नॉट पेरिसेबल फूड आइटम्स, जो तुरंत खराब होने वाले फसल नहीं है, जैसे गेहूं है, चावल है, या ऐसी कोई चीजें हैं जो तुरंत खराब नहीं होती है, तो उनकी इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस, अगर इनकी रिटेल प्राइस में 50% से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तब जाकर के सरकार जो है स्टॉक लिमिट तय करेगी। तो इस तरह से यहां पर भी जो है व्यापारियों को स्टॉक करने की जो अधिकृत छूट मिल जाती है इस कानून से, इसको लेकर के भी किसानों के मन में कुछ संदेह पैदा हो जाता है। लेकिन इन तीनों कानूनों में एक संबद्धता है। क्या संबद्धता है, इसे भी समझना जरूरी है। देखिए, जो पहला कानून है वो ये कहता है कि अब किसान बाजार में कहीं भी जाकर अपनी फसल को बेच सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मंडी में जाकर के ही बेचें। तो इससे व्यापारियों के पास जो कृषि उपज है, जो कृषि की उपज है, उसकी जो है बहुलता होगी, उनको ज्यादा अनाज खरीदेंगे और ज्यादा उनके पास जो है अनाज का भंडार होगा। अब दूसरी चीज, जो किसानों जो एमएसपी की बात करते हैं, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, तो अब दोनों चीज हो सकता है कि एमएसपी से ज्यादा भी मिल सकता है, एमएसपी से कम भी मिल सकता है। तो कृषि को यहां पर बाजार के हवाले छोड़ने की बात की गई है। लेकिन किसानों के मन में यही डर है कि हमारी जो मंडी और हमारा जो एमएसपी है, ये दोनों हमारे हाथ से चला जाएगा। और खासकर पंजाब और हरियाणा किसानों की खासकर ये समस्या है, क्योंकि उन्होंने एमएसपी को लेकर के जो उन्होंने अभी तक जो उसका लाभ उनको मिल पाया है, और दूसरी चीज जो मंडियों की व्यवस्था जो सुचारू रूप से चली है, उन दोनों चीजों को हाथ से निकलने का खतरा यहां पैदा हो जाता है। लेकिन सरकार ये बार बार कह रही है कि ये दोनों चीजें मेंटेन रहेगी। लेकिन अब दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन हो जाए तो स्वाभाविक है कि यह आंदोलन का जो और देश के ऊपर जो इतना बड़ा संकट है वो टल जाएगा, कि भाई मंडी भी बची रहे और मंडी की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। एमएस
स्वामीनाथन की कमेटी को भी थोड़ा ध्यान दिया जाए और मंडी के साथ साथ जो एमएसपी की जो उनकी डिमांड है उसको भी मेंटेन रखा जाए। एमएसपी तो बहुत जरूरी है। अगर किसानों को एमएसपी नहीं देंगे तो वो उपज वैसे ही इतना अनसर्टेन होता है, और अगर हमने एमएसपी भी छीन लिया तो फिर बचेगा क्या? तो किसानों की स्थिति खराब होना मतलब देश की स्थिति खराब होना, देश की स्थिति खराब होना मतलब हमारे भोजन पर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये तो कोई भी नहीं चाहेगा ना देश का। इसीलिए अगर इस मांगों को सरकार अगर गंभीरता पूर्वक विचार करती है, सहानुभूति पूर्वक, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। हाँ, जो मैंने पहले आपको कहा सब्सिडी के अलावा जो थोड़ा जो फिस्कल डेफिसिट वगैरह बढ़ जाता है, या जो सरकार को जो घाटा होता है, अपने बजट घाटे का जो उनको समस्या खड़ी होती है, तो वो देखिए देश इतना बड़ा देश है, इन सब चीजों को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन जो जरूरी है, जो मस्ट है, जिसको लेकर के हमारा देश चल रहा है, जिससे हमें भोजन मिल रहा है, वो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। तो यहाँ पर व्यापारियों के पास अनाज का भंडार बढ़ेगा। अब अनाज का भंडार बढ़ेगा तो उन्होंने स्टॉक लिमिट की भी चेंजेस के लिए व्यवस्था की यहाँ पर कि भाई आप अगर अनाज ज्यादा रखोगे तो आपको स्टॉक लिमिट चाहिए, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रावधान कर दिया। और साथ ही साथ चूंकि हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह या इन सब चीजों का ज्यादा बढ़ता जा रहा है, महत्व बढ़ता जा रहा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगातार बढ़ता जा रहा है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी बढ़े यानी रोजगार भी बढ़े। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब रोजगार का बढ़ना, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी ध्यान में रखते हुए ये जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसको बढ़ावा दिया गया। साथ ही साथ जब एमएसपी और मंडी की व्यवस्था थोड़ी कमजोर होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और प्रभावी हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून इसीलिए बना दिया गया कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रभावी होगा तो फिर ये कानून जो है ये वहां पर अप्लाई होगी, और जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो स्वाभाविक कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रावीन्स भी होंगे यानी उनका उल्लंघन भी होगा, तो उसे रोकने के लिए ये व्यवस्था भी की गई है। तो इन तीनों कानूनों में जहां एक तरफ किसानों को, एग्रीकल्चर को यानी कृषि को बाजार की तरफ मोड़ने का प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी तरफ कृषि के क्षेत्र में आधुनिकता लाने की भी बात की गई है। लेकिन सबसे बेसिक चीज यह है कि इन कानूनों से किसानों को संतुष्ट होना जरूरी है। अगर किसान संतुष्ट हो जाते हैं, उनको एमएसपी की गारंटी मिल जाती है, उनको इस बात की गारंटी मिल जाती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें कोई नकारात्मक पहलू नहीं होगा, अगर उन्हें इस बात की गारंटी मिल जाती है कि जो स्टॉक लिमिट होगा वो स्टॉक लिमिट एक निश्चित सीमा तक ही होगा, ऐसा नहीं कि व्यापारी किसी भी सीमा तक स्टॉप कर सकें, तो स्वाभाविक रूप से इस भरोसे और विश्वास के साथ किसान जरूर कानून को अपनाएंगे, और साथ ही साथ इस भरोसे के साथ कि वो देश के लिए अन्नदाता हैं, वो देश के विकास के लिए बहुत जरूरी घटक हैं, वो हमारे देश की जनता के आधार हैं, हमारे देश की जनता के आधार हैं, और उनके बिना देश नहीं चल सकता। ये बात हम सबको समझना पड़ेगा और उसी के आधार पर हमें काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये तीनों कानूनों के बारे में हमने यहाँ पर संक्षेप में देखा। आप लोगों ने इसे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत जरूरी बात यह है कि किसानों की समस्या को हमें गंभीरता से लेते हुए केवल समस्या तक ही नहीं, उसे ये मानते हुए कि यह समस्या हम सबकी है। किसानों की समस्या किसानों तक सीमित नहीं है, हम सबकी समस्या है। इसे हल करने का प्रयास करें और इसके बारे में सोचें। यही हमारा यहाँ पर ये आप तक ये लेक्चर पहुंचाने का हमारा मकसद था, और हम भी इस दिशा में प्रयास इसीलिए करते रहते हैं क्योंकि हम खुद किसान की व्यवस्था से बहुत गंभीरता से जुड़े रहते हैं, और हमें मालूम है कि अगर फसल कमजोर होती है, अगर उपज कमजोर होती है, तो केवल किसान की स्थिति खराब नहीं होती है, स्थिति खराब होती है उन लोगों की, उन शहरों में रहने वाले लोगों की जो एक ग्राम धान या 1 ग्राम चावल या 1 ग्राम आलू और प्याज भी नहीं उपजाते, लेकिन मजे से खाना खाते हैं, मजे से रहते हैं, उसके लिए वो पैसा पे करते हैं और खुश रहते हैं कि भाई हमने पैसा किया। लेकिन एक समय के बाद
ये पैसा कोई वैल्यू नहीं रखता अगर आपके पास घर में अनाज नहीं होगा, अगर घर में सब्जियां नहीं होंगी, अगर घर में फल नहीं होंगे। इसीलिए चाहे हम शहर में हो या गांव में हो, ये हम सबके लिए जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप कृपया हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमारे और भी वीडियो जो सब्सिडी के ऊपर भी मौजूद है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर मौजूद है, और भी इकोनॉमी सेक्शन में कई ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस मौजूद हैं, उनको भी आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं। धन्यवाद।